रहमान अस्सलामुअलैकुम। ज़िद जुनून की इंतहा एपिसोड 1। वह तेज़ तेज़ कदम चलती हुई कॉलेज के कैफ़े में दाखिल हुई जहाँ इसकी सारी दोस्तों पिछले 1 घंटे से इसका इंतज़ार कर रही थी और वो साहिबा लाइब्रेरी में इस कदर मसरूफ़ थी कि इनको वक़्त का बिल्कुल ख्याल ना रहा था और इसको कॉल करके कहा था कि वो कैफ़े आ जाए। लो जी आ गई मैडम फ्राकू। आयशा ने इसको अपनी तरफ आते देखा तो एकदम बोली और आयशा की नज़र के साथ साथ हुमा और सीरत की नज़र भी इसकी तरफ उठी जहाँ से वो चलती तेज़ी से आ रही थी। एकदम तेज़ तेज़ चलती इसका पाँव अटका और इसके हाथ से तमाम तो किताबें ज़मीन पर गिर हो गई। उफ़ अल्लाह अल्लाह, एक तो तुम लोग इतनी जल्दी करती हो, देखो मेरी सारी किताबें गिर गई और तुम लोग जल्दी के चक्कर में वो किताबें उठा के इन तीनों की टेबल के करीब आकर एकदम से शुरू हो गई थी। इसकी खिड़की नाक गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। बड़ी बड़ी गजाली आंखों में गुस्सा था और धूप में चल कर आने की वजह से इसका सफ़ेद रंग सुर्ख हो गया था। वो नाजुक सी हसीना लग रही थी। एक तो ना खुद अपनी तुम तीनों पढ़ती हो ना मुझे पढ़ने देती हो। इसने कुर्सी पर जगह संभाली और किताबें सामने वाली टेबल पर रख दी। वो तीनों मुस्कुराकर इसको देखने लगी। जब भी इसकी गलती होती वो उल्टा इन तीनों पर शुरू हो जाती और अब वो तीनों समझ चुकी थी कि मैडम अपनी गलती तो मानेगी नहीं, इसलिए वो तीनों खामोशी से इसका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी। दुआ की दोस्ती सीरत और आयशा से बहुत पक्की थी और वो दोनों भी दुआ पर जान छिड़कती थी। दुआ इनकी ऐसी दोस्त थी जो इनके हर अच्छे बुरे वक़्त में इसका साथ देती थी। दुआ जैसी दोस्त भी अल्लाह नसीब वालों को अता करता है। वो दोनों इस बात को जानती थी। दुआ, सीरत और आयशा की दोस्ती बहुत पुरानी और पायदार थी। वो तीनों एक दूसरे की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी, एक दूसरे की तकलीफ़ में दर्द महसूस करती थी। लेकिन दुआ और सीरत की दोस्ती और भी ज़्यादा पक्की थी और वो दोनों बचपन की साथी थी। एक साथ स्कूल पढ़ा, अब कॉलेज भी साथ जाती थी, जबकि आयशा और हुमा कॉलेज की दोस्तें थी। वैसे दुआ, मैडम हम पिछले 1 घंटे से पिछले आपकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे और मैडम आते ही हम पर शुरू हो गई। आयशा ने मुंह बनाकर कहा तो दुआ एकदम हंस पड़ी। देखो, अगर मैं इस वक्त कुछ ना बोलती तो तुम तीनों मुझे बातें सुना सुना कर पागल कर देते, इसलिए मैंने पहले पहल कर दी। दुआ की इस बात पर वो चारों हंस दी। वैसे यार दुआ, तुम इस कदर फ्राकू क्यों हो? अब के बाद सवाल हुमा ने किया था। यार हुमा, हमारे वालिदैन यहाँ हमें तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं और फिर अब तो पेपर बिल्कुल सर पर हैं। अगर अभी सही मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह नतीजा अच्छा होगा। उफ़ हाँ, तुमने पढ़कर लिख कर न्यूटन बन जाना है ना, हुमा ने जलकर कहा। दुआ ने हंस कर बात टाल दी। हुमा और दुआ की दोस्ती अच्छी थी, लेकिन हुमा के दिल में कहीं ना कहीं दुआ के लिए थोड़ी जलन थी और वह सिर्फ इसी वजह से थी कि दुआ कॉलेज में दोस्तों में हर जगह हमेशा से सबकी फेवरेट थी। सबकी ज़ुबान पर हमेशा दुआ की तारीफ़ रहती थी। दुआ थी भी तारीफ़ के काबिल। वो पढ़ाई के साथ साथ अखलाक में भी नंबर 1 थी। टीचर से लेकर कैफ़े की बॉडी आंटी तक के दुआ की गर्विदा थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी दुआ टेबल से उठकर काउंटर की तरफ आई थी। वालेकुम सलाम बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आंटी ने प्यार से कहा। अच्छा आंटी, प्लीज़ एक बोतल दे दे, बहुत प्यास लगी है, दुआ ने आंटी से कहा। अच्छा आंटी कहकर फ्रिज की तरफ बढ़ गई तो दुआ ने अपने बैग से कुछ रकम निकालकर आंटी के पर्स में रख दी। ये लो बेटा बोतल। आंटी ने दुआ को बोतल थमाई। थैंक यू आंटी। दुआ ने आंटी को पैसे दिए और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। आंटी ने जब अपना पर्स खोलकर देखा तो इसमें हमेशा की तरह एक अच्छी रकम मौजूद थी। कैफ़े वाली आंटी एक बहुत गरीब बेवा खातून थी जो अपने बच्चों के लिए इस उम्र में भी कमा रही थी। दुआ जब भी इनको देखती इसका दिल बहुत दुखता, इसलिए वो जब भी कैफ़े आती कैफ़े वाली आंटी से बहुत मोहब्बत से बात करती, इसकी तबीयत पूछती और फिर खामोशी से इनके साथ बातें करते करते इनके पर्स में कुछ पैसे रख कर चली जाती। इन पर कभी जाहिर ना करती कि वो पैसे इन बूढ़ी अम्मा को इसने दिए हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा समझ चुकी थी कि ये पैसे इनके पर्स में कौन रख सकता है, इसलिए वो जब भी दुआ को देखती है अपने दिल में इसको ढेर सारी दुआएं देती है। अच्छा यार गर्ल्स, मैंने एक चीज़ सोची है। दुआ अपनी जगह पर आकर बैठी तो अब आयशा ने बात का आगाज़ किया था। दुआ बोतल पीते पीते इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। यार मैं सोच रही थी ना कि हम फेसबुक पर पेज बना लें और वो पेज हम चारों रन करें, यानी इसके एडमिन हम हों। बड़ा मज़ा आता है यार, ऐसे ग्रुप के पेज में बहुत से लोग होते हैं, इनसे गपशप लगती है, बड़ा मज़ा आता है, वो थोड़ा शुगल भी हो जाएगा। आयशा ने बड़े अच्छे से अपनी बात को कवर किया था। तुमसे इसी बेतुके काम की उम्मीद थी। आपके सीरत दुआ दोनों ने एक साथ एक ही बात बोली थी, फिर दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा दी। यार तुम दोनों को क्या पता इतना मज़ा आता है फेसबुक पर, इतने अच्छे लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, हंसी मजाक होता है, 100 लोग से आपकी बात होती है। हमेशा ने फेसबुक का काफ़ी अच्छा नक्शा पेश किया तो सीरत और दुआ के लिए सामने। दुआ और सीरत दोनों ही हैरान हुई थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि आयशा के घर का माहौल हद से ज़्यादा सख्त है
और इसको इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। फिर भला आयशा को फ़ेसबुक के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? आयशा ने अपनी बात ख़त्म की तो साथ ही हुमा ने कहा, यार आयशा, तुम नहीं जानती क्या ये दोनों बूढ़ी रूहें हैं। इन दोनों के पास कुछ होने के बावजूद भी इनको इस्तेमाल करना नहीं आता। स्मार्टफोन सिर्फ कॉल मिलाने के लिए नहीं होते, इनमें वाईफाई भी है, इसलिए दिया गया है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। बस इंसान को ज़िंदा दिल होना चाहिए। अब तुम आयशा को भी देख लो, इसके पास तो फ़ोन भी नहीं है लेकिन इसको कितनी जानकारी है। हुमा ने साफ सीरत और दुआ को ये बात बावर करवाई थी कि दोनों भाई की दुनिया से बिल्कुल लातल्लक थी। देखें यार, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है। और हुमा, जहाँ तक बात है ज़िंदा दिल होने की, तो फेसबुक यूज़ करने या ना करने से ज़िंदा दिली का भला क्या तल्लक। फ़ेसबुक यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, ये ख़ुद इंसान पर है कि वो किस तरह से फ़ेसबुक यूज़ करता है। अच्छे और बुरे हर चीज़ के दो रास्ते हैं। मेरे पास आप मौजूद होने के बावजूद भी यूज़ नहीं करती। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे खुद ये सब पसंद नहीं, इसलिए मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना रखना। और इम्तहानों में बिल्कुल भी नहीं है। दुआ ने साफ इनकार कर दिया, जबकि सीरत कुछ हद तक मुतासर हुई थी। वैसे दुआ यार, एक बार चेक करने में क्या बुराई है, एक बार देख लेते हैं, पेपर तो अभी बहुत दूर है। सॉरी सीरत यार, मुझे ना इस सब में डालो। हाँ, तुम करना चाहती हो तो कर लो, कोई इशू नहीं। दुआ ने अपनी बात ख़त्म की और साथ ही इसका फ़ोन बजा। टन टन, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। यार मेरा भाई आ गया, मैं आज इसके साथ जा रही हूँ। कॉल काट के इसने सबको लाफिज का बोला और किताबें उठा के कैफ़े से बाहर आ गई। दुआ आजकल की लड़कियों से मुख्तलिफ दिमाग की लड़की थी, इसलिए वो किसी भी ऐसे चक्कर में नहीं फंसना चाहती थी जो आगे चल के इसके लिए मसला बन जाए। जबकि वो तीनों इधर ही बैठी बातें करती रही। अस्सलाम वालेकुम नमूने। दुआ ने कॉलेज के गेट से बाहर आती अपने छोटे भाई को बड़े अनोखे अंदाज में सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम चुड़ैल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कोई भला इतनी देर से आता है? दुआ ने बाइक पर बैठते साथ ही कहा। उफ दुआ, अभी आपकी अपनी गलती ना मानने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। लेट खुद हुई हो और बोल मुझे रही हो। अच्छा चलो जल्दी बैठो, मुझे तुम्हें छोड़कर वापस दुकान भी जाना है। दुआ जल्दी से बाइक पर बैठ गई। अच्छा तुम्हें याद है ना आज क्या है अपी? और मैंने बाइक चलाते हुए कहा। हाँ याद है बाबा, आज अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह ना हूँ। आज हम अम्मी अब्बू को एक सरप्राइज़ देंगे, बल्कि आप हम सब मिलकर डिनर पर चलेंगे। मैंने मम्मा पापा की तरह वेडिंग एनिवर्सरी प्लान बहन से शेयर किया। हाँ ठीक है, यहाँ तुम बोलोगे चलेंगे बाबा, अभी जल्दी से घर पहुँचा दो, बहुत भूख लगी है यार। दुआ ने शिद्दत की भूख महसूस करते हुए कहा। अरे हमारी बहन को भूख लगी, ऐसी कौन सी बात है, अभी मैं अपनी बहन को मज़ेदार बर्गर खिलाता हूँ। अमैर के जहन में ज़रूर कोई शरारत सूझी थी। तुम्हारी मेहरबानी, तुम मुझे बस घर पहुँचा दो, पिछली बार की तरह मिर्चों वाला बर्गर नहीं खिलाना मैंने खाना। दुआ ने अमैर की कमर पर चोटी नोचते हुए कहा। उफ आप यार। अमैर दुआ की इस हरकत पर तलतमा उठा और दुआ ज़ोर से हंस दी। बच्चों, मुझे भी ऐसा ही लगा था इस दिन मिर्चों वाला बर्गर खाकर। अमैर को इस दिन वाला वाक़या याद आया तो वो ज़ोर से हंसने लगा। दुआ अपने बहन भाई में सबसे बड़ी थी, लेकिन इसके छोटे बहन भाई भी इसके लाड खूब उठाते थे। इन सब बहन भाइयों में बेपनाह मोहब्बती, सलिए, लड़ाकन और हंसी मजाक भी खूब चलता था। अमैर दुआ को घर उतारकर दुकान पर चला गया। दुआ जब घर में दाखिल हुई तो ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को पुकारने लगी। माँ, मम्मा, मम्मा। अरे बाबा कहाँ हैं आप? दुआ अपनी माँ को पुकारती हुई इनके कमरे तक गई। स्मैरा बेगम की नमाज की नीयत बांधी थी, इसलिए वो इनके बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। स्मैरा बेगम ने जब सलाम फेरा तो दुआ ने फ़ौरन माँ को गल पर बोसा देकर कहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं मेरी प्यारी सी अम्मी? दुआ ने लाड से माँ की गोद में सर रखकर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? स्मैरा बेगम ने प्यार से बेटी को चूमते हुए कहा, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत भूख लगी है, प्लीज़ अपने हाथ से खाना खिला देना। दुआ अभी तक अपनी माँ से बिल्कुल बच्चों की तरह लाड करती थी। अच्छा बाबा चलो उठो, तुम जाकर चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ, स्मैरा बेगम ने कहा तो दुआ फ़ौरन उठ गई। अच्छा ठीक है अम्मी। दुआ जाने लगी तो स्मैरा बेगम ने आवाज़ दी जी अम्मी, बेटा ज़ारा, नम्रा और उमर को भी बुला लाना। जी ठीक है अम्मी। दुआ माँ की बात सुनकर ऊपर अपने भाई बहन के कमरे में चली गई। छोटे बहन भाई से मिले बिना इसे रहा नहीं जाता था। स्मैरा बेगम किचन में खाना लगाने लगी। CVU की हुली रोड पर वो अपनी गाड़ी जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ उड़ा रहा था। इसकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो जिस जगह से अपनी लाल हुसैन और काफ़ी महंगी गाड़ी लेकर गुजर रहा था, वहाँ की तमाम गाड़ियाँ और लोग मुड़ मुड़ के इसको देख रहे थे। ये वो कार थी जिसको देखने की लोग तमन्ना करते हैं, और इस कार को तेज़ स्पीड पर भगाना वाकई बहुत कामल था। और दूसरा स्पीकर पर तेज़ आवाज़ में बजने वाले म्यूज़िक ने सबकी तवज्जो इसकी तरफ माइल करने पर मजबूर कर दी थी। वो गाड़ियाँ जो इससे रेस लगा रही थी वो लाख कोशिश के बावजूद इसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी।
वो चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट सजाई गाड़ी मज़ीद तेज़ से तेज़ चला रहा था। वो जानता था कि कोई पैदा नहीं हुआ जो इसका मुकाबला कर सके या इसको हरा सके। इसने अपनी हसीन लाल कलर की स्पोर्ट कार लाकर विनर लाइन पर रोक दी। वो मुकाबला जीत चुका था। इसके तमाम दोस्त भी इसके पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। वो अपनी हसीन लाल कलर की स्पोर्ट कार से उतरा पर एक आंख से इसने मुड़ कर देखा। इसने ब्लैक की टी शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ महंगे तरीन जूते पहन रखे थे। इसकी आंखों पर लगे ब्लेंडेड ग्लासेस और हाथ में राउंड की घड़ी इसकी शख्सियत और वजाहत को चार चांद लगा रही थी। वो बेहद वजिया, हैंडसम, स्मार्ट था। वो अपनी गाड़ी से उतरकर खड़ा हुआ तो इसके सारे दोस्त इसके पास घेरा बनाकर खड़े हो गए। यार राजा जी, राजा इसका निक नेम था। अक्सर दोस्त इसका नाम लेने की बजाय इसको राजा ही कहा करते थे। वाकई यार तेरी ये न्यू गाड़ी कामल की है। राजा ने आते ही इस लाल गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ काल आई है। इसने राजा की बात का जवाब देकर अपने एक हाथ से सिगरेट सलगाई और एक कुश लिया। इस दिन मैं तुम्हें ज़रूर हारूंगा। अब के ज़ैब ने कहा था। इस लहजे में साफ जलन थी। इसने एक जोरदार तहक़ीक़ लगाया। ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है ज़ैब। राजा महराज को हारने वाला कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कोई मुझे हारे ये मुझे पसंद नहीं और किसी को जीतने में देता नहीं। राजा सिर्फ एक होता है और वो मैं हूँ। महराज के लहजे में बुलार का गरूर और ज़िद थी। मैं मजाक कर रहा था। मुझे मजाक भी ऐसा पसंद नहीं। महराज बोलता हुआ तेज़ी से अंदर होटल की तरफ बढ़ गया। महराज के तमाम दोस्त भी इसके पीछे पीछे होटल में चल दिए। एक दिन तुझसे ज़रूर बतला लूँगा महराज, वादा है मेरा भी। ज़ैब ने अपने ख्याल में महराज से बोलकर अपने दिल की भड़ास निकाली और फिर महराज के पीछे चल दिया। इसको मजाक में भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी। ज़ैब महराज को अच्छे से जानता था कि वाकई महराज जहांगीर को हारना आसान काम नहीं था। वो एक हद से ज़्यादा ज़िद्दी इंसान था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। इसके लिए इसकी अपनी ज़ात सबसे अहम थी। इसकी ज़ात किसी के सामने हार जाए ये इसको हरगिज़ बर्दाश्त ना थी। वह सब आकर होटल की एक बुक पर बैठ गए थे। ठंडी ठंडी हवाएं साथ साथ चलता समुद्र इस वक्त एक हसीन मंजर पेश कर रहा था। मेरा आज जब टेबल पर आकर बैठ रहा था कि अब काफ़ी लड़कियों की नज़र इस पर आकर रुक सी गई थी। बिलाशुबा वो किसी हीरो से कम ना था। यार राजा जी, पूरे पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी कि तूने ये कैसे पाकिस्तान से मंगवाई। राजा का दिल शायद इसकी गाड़ी पर आ चुका था, इसलिए अपनी जगह पर बैठते ही सबसे पहला सवाल राजा ने ये ही किया। मिराज ने मुस्कुराकर अपनी जगह संभाली और फिर बड़े मगरूर अंदाज में बोला, ये कार मेरी ज़िद थी और मेरी ज़िद मेरा जुनून है। में बोला, ये कार मेरी ज़िद थी और मेरी ज़िद मेरा जुनून है। राजा मिराज का जिस चीज़ पर दिल आ जाए छाए जाए वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो इसके पास आ जाती है। चलो आज तुम सबको मेरी तरफ से डिनर है मेरे जीतने की खुशी में। मिराज ने बोलकर साथ ही होटल के मैनेजर को बुलाया। यस सर, मेरी पसंद का म्यूज़िक लगाओ और मेरे दोस्तों के लिए ख़ास एहतमाम करो। आज मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से डिनर है, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मिराज ने मैनेजर को हुक्म देने के अंदाज में कहा। ओके सर। मैनेजर खामोशी से चला गया। जबकि मिराज ने जिस चीज़ की डिमांड की थी वो होटल के रूल्स के खिलाफ थी, क्योंकि ये एक फैमिली होटल था। लेकिन होटल वाले राजा मिराज के साथ पंगा लेने की गलती हरगिज़ नहीं कर सकते थे। मैनेजर मिराज से अच्छी तरह वाकिफ था। वो कोई छोटी मोटी बला नहीं था। वो राजा जहांगीर का सबसे लाडला और चहीता बेटा था। अहमद खान की दो बेटियां दुआ और निम्रा थी। दो बेटे अमैर और उमर थे। ये एक खुशगवार घराना था। अहमद खान एक बहुत शरीफ इंसान थे जिन्होंने अपनी तमाम उम्र इज़्ज़त कमाने में लगा दी थी। कराची के अच्छे इलाके में मैंने इनका अपना घर और कारोबार था। वो ना तो हाथ से ज़्यादा अमीर थे और ना बहुत ज़्यादा गरीब। वो दरमियाने तबके से तल्लक रखने वाले इंसान थे जिन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत और हलाल कमाई खाने में गुजारी थी। अब खैर से अपने बच्चों के साथ एक परसकून नेमतों से बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और खैर से इनके घर में अल्लाह ने बेशुमार खुशियाँ और सुकून भी अता किया था। सारे बहन भाई में बहुत मोहब्बत और प्यार था। स्मैरा बेगम और अहमद खान साहब ने अपने बेटों की बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत की थी। अमैर खैर से मैट्रिक करके फ़ारिग हो चुका था और अब पढ़ाई के साथ साथ अपना कारोबार भी संभाल रहा था। जबकि उमर अभी स्कूल पढ़ रहा था। वो अभी सिर्फ 5वीं जमात का तालब इलम था और निम्रा 8 क्लास की तालब इलम थी। जबकि दुआ कराची के सबसे मशहूर मेडिकल कॉलेज में अपनी तालीम हासिल कर रही थी। अमैर और दुआ में 2 से 3 साल का फ़र्क था, इसलिए दोनों बहन भाई की आपस में बहुत बनती थी। दुआ की जान अमैर में बसती थी और अमैर की दुआ में। दुआ बहुत ज़हीन और खुद दिल में होने वाली लड़की थी। ये सबसे बड़ी होने की वजह से माँ बाप सबकी बहुत ही लाडली थी।
अपने छोटे बहन भाइयों की जान थी। अहमद साहब जब घर आए तो दुआ, अमैर, उमर और निम्रा ने मिलकर माँ बाप को जाने के लिए राज़ी कर लिया था। अहमद साहब अपनी जान से प्यारे बच्चों की बात बिल्कुल नहीं टाल सकते थे, इसलिए जाने पर रज़ामंद हो गए। आओ फापी जल्दी करो। निम्रा ने दुआ को हिजाब बांधते देखा तो बोली। निम्रा भी दुआ ही की तरह प्यारी थी। बस निमी 2 मिनट दुआ ने अपना हिजाब सेट किया और एक नज़र अपने सरापे पे डाली। काली फ्रॉक और खूबसूरत से हिजाब में वो बहुत हसीन लग रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ ज़ारा ने ज़रा सी लिपस्टिक लगा ली थी। माशाल्लाह आपी, आप बहुत खूबसूरत है। निम्रा ने अपनी बहन के दिल से दुआ की थी। दुआ एक हम हंस दी। अच्छी, वाकई मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है मेरी प्यारी सी निम्मी इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। दुआ ने प्यार से बहन की थोड़ी पकड़ते हुए कहा। दुआ अपने छोटे बहन भाइयों से बेहद प्यार करती थी। नहीं आपी, आप कुछ अलग तरह की प्यारी हैं, आपको बस देखते रहने का दिल करता है। वो आज इस काले रंग में बहुत ही हसीन लग रही हैं। ही अच्छा। निम्रा की इस कदर तारीफ़ करने का मतलब दुआ फ़ौरन समझ गई थी। निम्रा आज फिर सर पर हिजाब नहीं ले रही ना। दुआ ने निम्रा की शरारत पकड़ते हुए कहा। आपी प्लीज़ ना, आज ऐसे जाने दे, कल से पका लूँगी। निम्मी ने मैं नहीं चाहती कोई भी शख्स मेरी प्यारी सी बहन पर बुरी नज़र डाले, और फिर मेरी बहन इतनी प्यारी है कि कहीं इसको किसी की नज़र ना लग जाए। चलो जल्दी से हिजाब लो। दुआ ने प्यार से बहन को कहा तो निम्रा ने फ़ौरन दुआ की बात मान ली थी। दुआ की बात अब इस घर में कोई नहीं टालता था। फिर दोनों बहनें गाड़ी में आकर बैठ के सब घर वाले पहले से गाड़ी में बैठे इन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। वह सब पूरे रास्ते हंसी मजाक करते सीओ जा रहे थे। अजीब शख्स है, एक तो किसी और की बुक टेबल पर आकर बैठ गया और अब पूरे होटल में एक तूफान मचा रखा है। सर आप प्लीज़ इनको यहाँ से जाने को बोल दें। वेटर ने आकर मैनेजर से शिकायत की थी। किसी की बात कर रहे हो? मैनेजर ने बड़बड़ाते हुए वेटर से पूछा। वेटर ने मिराज वाले हट की तरफ इशारा करके कहा, इनकी तुम जानते हो वो कौन है? मैनेजर ने बेटे को हैरत से देखते हुए पूछा। नहीं, कौन है सर? राजा जहांगीर का सबसे लाडला बेटा है ये, राजा मिराज। तुम क्या चाहते हो, इनको यहाँ से निकाल दूँ? फिर ये होटल बंद करवा दो। तुम नहीं जानते ये लड़का क्या चीज़ है। जितना तुम्हारा काम है इतना करो जाके। मिराज सर की टेबल पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मैनेजर ने वेटर को हुक्म दिया। पर सर वो किसी और की बुक की टेबल पर बैठे हैं। वो हट किसी ने पहले भी बुक करवा लिया और इसमें एंगेजमेंट भी हुई है। वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम बस जाकर अपना काम करो। ये मिराज सर को दे दो। वो हट किसी ने पहले ही बुक करवा लिया है और इसमें एंगेजमेंट भी हुई है। वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम बस जाकर अपना काम करो। पर सर वो किसी और की बुक की टेबल पर बैठे हैं। वो हट किसी ने भी पहले ही बुक करवा ली है। वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम बस जाकर अपना काम करो। ये मिराज सर को दे दो। मैनेजर ने वेटर को हाथ में हक्का थमकमाते हुए कहा। वेटर ने आकर हक्का मिराज के सामने टेबल पर रख दिया। मिराज ने फ़ौरन हक्का का पाइप उठाकर एक हर्ष लगाया था। वो साथ ही इसके मुंह से बहुत सारा धुआं निकला था। यार मिराज, तुझे कब से वो लड़की घूट घूट कर देख रही है? जाजा ने मिराज के सीधे हाथ पर टेबल पर बैठी एक लड़की को देखकर कहा, जो पिछले आधे घंटे से मिराज को घूर घूर कर देख रही थी। मिराज ने जाजा के बोलने पर एक नज़र इसकी तरफ देखा और नज़र हटा ली। फिर बोला, मालूम है यार, तुझे इतनी फेट लड़की लाइन करवा रही है और तू है कि इसको ठीक से देख ही नहीं रहा। इससे जाकर बात कर यार। जाजा ने आराम से हक्का पीते मिराज को देखकर कहा, तू पागल है जाजा? मिराज किसी के पास चलकर नहीं जाता, जिसको आना होता है वो मिराज के पास चलकर आता है, और ये लड़की भी खुद उठकर आएगी। जल्दी क्या है जाजा? मिराज ने एक आंख दबाकर कहा और दिल फरेब मुस्कान अपने लबों पर सजाई। तू वाकई में अजीब है यार, तुझे कोई नहीं समझ सकता। जाजा ने मिराज की मुस्कान का मतलब न समझते हुए कहा। लड़कियां मिराज पर कदम कदम पर गिरती थी, लेकिन इसकी आदत थी वो कभी खुद से कैसी लड़की को दोस्ती की ऑफर ना करता था, बल्कि इग्नोर करता था। और ये ही वजह थी जो लड़कियां इसकी तरफ खींचती आती थी। मिराज जहांगीर को इग्नोर करना किसी लड़की के बस की बात ना थी। वह हद से ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। जब हद से ज़्यादा पैसा पास हो तो गुरूर और जिद सर चढ़ कर बोलती है। इस पर इसका गुरूर इसकी वजाहत को कहीं से कहीं खींचा जाता था। कुछ देर बाद ही ये हुआ था। सीधे हाथ पर तीनों बैठी लड़कियां मिराज की टेबल की तरफ आ गई थी। इन तीनों ने खुद इनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसको जाजा और बाकी तमाम दोस्तों ने फ़ौरन कबूल कर लिया था। लेकिन वो लड़कियां मिराज की जवाब की मुंतज़िर थी। कैन वी ज्वाइन योर पार्टी मिसिस? लाल, टाइट शर्ट और वाइट कलर की पैंट के साथ हाई
हील पहनी खूबसूरत लड़की ने मिराज से पूछा था। मिराज ने एक नज़र इस पर डाली। वो लड़की भी अपनी मेकअप से लथपथ आंखों से मिराज को घूर रही थी। एज यू विश, वाई नॉट, मिराज ने हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर अपने मखसूस अंदाज में कहा। इस लड़कियों ने एक पल लगाए बगैर कहा, थैंक यू हैंडसम। वो तीनों लड़कियां भी इनके साथ ही टेबल पर बैठ गई। माई नेम इज़ सानिया, इस लड़की ने मिराज की तरफ हाथ बढ़ाकर देख कहा। आई एम मिराज, मिराज ने इसे हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। या थोड़ा म्यूज़िक और बढ़ाओ, लेट्स पार्टी गाइस, सानिया ने बहुत खुशजोश से मिराज को देखते हुए कहा तो वेटर को बुलाकर जाजा ने म्यूज़िक को बढ़ा दिया था। अब पूरे होटल में तेज़ आवाज़ में गूंजते म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और पार्टी अपने शोरों पर थी। दुआ और इसकी तमाम फैमिली आज बहुत खुश थी। आज दुआ के वालिदैन यानी अहमद साहब और सुमेरा बेगम